हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक कुंडली का नॉर्मल सा विश्लेषण करते हैं और फिर इसमें चीज़ों को खोजने का प्रयास करेंगे। जातक का ये सवाल था कि जो बुध हैं वो 64th नवमशा लॉर्ड हैं, तो क्या उनका 8वें बैठ जाना खराब हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक बात समझिए, कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी अंशा नवमशा में लॉर्डशिप तो लेंगे, लेकिन उसको लेकर हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, कुंडली में अकेले एक ही ग्रह कोई काम नहीं करते, सभी ग्रह मिलने के बाद आउटकम रिजल्ट्स जो है हम उन्हें देखते हैं। तो पहले मन से इस बात को हटा दीजिए कि क्योंकि बुध आपके 64th नवमशा लॉर्ड है तो वो बुरा ही करेंगे, पहली चीज। अब कुंडली को जरा ध्यान से देखिएगा, कुंडली में कुछ चुनौतियां हैं, उसको समझ लीजिएगा। अगर आप उस चीज को समझते हैं तो फिर आप अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं और तब जाके इन सारी चीजों से जो आपको परेशान कर रही हैं उससे आप बाहर आ पाओगे। मैं पहले एक चीज़ आपको बता दूं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे राहु जो है वो 10 डिग्री के बता रहे हैं, लेकिन आपका जब टाइम ऑफ बर्थ को डाल के पंचांग से चेक किया तो उसमें राहु अप्रॉक्सीमेटली 9 डिग्रीज के थे और 9 डिग्री होने के कारण यहाँ पे जो नवांशा पोजीशन है उसमें राहु आपको चंद्रमा के साथ 12 नंबर की राशि में मिलेंगे। चाहें तो यही चीज़ हम एस्ट्रोसेज के उस पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से राहु 9 डिग्री के थे और 9 डिग्री के होने के कारण जो नवमशा पोजीशन है वो राहु की 12 नंबर की राशि से कंसिडर होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन को लेना है, क्योंकि मीन पोजीशन जो होती है ग्रह की उसको देखकर राहु के कैलकुलेशंस हुआ करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं आपके लगन से। आपका जो लगन है यानी कि जो आपका फर्स्ट हाउस है उसके अंदर मिड पॉइंट हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 6 डिग्री 40 मिनट पे। 6 डिग्री 40 मिनट जो है ये एक्चुअल में, ये समझ लीजिए कि बाउंड्री है। बाउंड्री है किसके लिए? आपके कृतिका नक्षत्र के लिए। कृतिका नक्षत्र के लिए बाउंड्री क्यों कह रहा हूं इसको भी समझ लीजिए। 3 डिग्री 20 मिनट इसमें और जुड़े तो ये 10 डिग्री होके कंप्लीटली चले जाएगा रोहिणी की तरफ। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो कृतिका नक्षत्र में आपका जो जन्म हुआ है वो कृतिका नक्षत्र ऑलमोस्ट अपने तीसरे पद पे, थर्ड पदा पर काम कर रहा है। तीसरे पद पे काम करने की वजह से उसमें जो इच्छाएं होंगी वो होंगी काम इच्छा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हासिल करने की चाहत। ठीक है, ये लगन के पद के पोजीशन से नजर आएगा। अब वहीं पर चंद्रमा भी जाके बैठे हुए हैं। आपका लगन अगर 6 डिग्री 40 मिनट का है तो चंद्रमा 8 डिग्री 28 मिनट के बिल्कुल पास में ही बैठे हुए। इसकी वजह से जो चंद्रमा यानी कि मन है वो भी काफी ज्यादा डिजायरफुल होने वाला है। एक तो सोचने का ढंग डिजायरफुल, दूसरा चंद्रमा जो कि चाहतों को दर्शाता है, मन को दर्शाता है, मन की स्थिति को दर्शाता है, वो भी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली उच्च तो नहीं कहूंगा क्योंकि 3 डिग्री के आसपास उच्च होते हैं, लेकिन 3 डिग्री के एक दायरे में ही बैठे हैं, इसलिए उच्च सा प्रभाव देंगे। ऐसे कंडीशन में चाहते, डिजायर्स काफी ज्यादा बढ़ जाया करती है। अब चलते हैं पहले कृत्तिका नक्षत्र से। कृत्तिका अपने आप में एक विस्फोटक नक्षत्र में से माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा ही एक तरीके के एग्रेसिव एनर्जी को लेके चलते हैं, इसलिए इसे विस्फोटक नक्षत्र के रूप में देखा जाए।
क्योंकि ये नक्षत्र पहले 4 राशियों में आता है, इसलिए इंसान तेजी से आगे बढ़ने की चाहत भी रखता है और बढ़ने के लिए प्रयास भी करता है। तो यहाँ तक तो चीज़ें ओके है। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य की वजह से आप कई बार ऐसा महसूस करोगे कि अपने आप को थोड़ा-सा ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर के साथ देखोगे आप। जो आपके सोचने का ढंग होगा उसमें कहीं न कहीं सूर्य जो है उनकी प्रधानता रहने वाली है। और सूर्य का एक नेचर है, वो अपने आप को थोड़ा-सा आगे रखने का प्रयास हमेशा करता है। तो उसकी वजह से भी आपको एक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने का ढंग जो है वो हमारे लिए मेन ऑप्टिमिज्म या फिर हमारे लिए एक नेगेटिव इफेक्ट की तरह से काम करता है। सूर्य जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव प्लैनेट है, ठीक है? पॉजिटिव इस सेंस में कि हम उनको क्रूर जरूर कहते हैं लेकिन पापी नहीं कहते। तो सूर्य का आपके थॉट प्रोसेस से जुड़ना आपको थोड़ा-सा अपने आप को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पोजीशन के साथ आगे लेके आता है। वहाँ तक चीज़ ओके, संडे का ही आपका जन्म है तो सूर्य और भी ज़्यादा बलवान पोजीशन में हुए, ये भी पॉजिटिव थे। लेकिन सूर्य की जो प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट है 8वें घर में। अब सूर्य की प्लेसमेंट 8वें घर में सीधे-सीधे इस बात को दर्शाती है कि इंसान के ज़िंदगी के अंदर उसके सोचने का जो ढंग होगा, वो रहस्यमयी चीज़ों को खोजने और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करने में होगा। सूर्य जैसा ग्रह अष्टम में जाके बैठे तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि 8वां घर जो है वो घोर अंधेरा है तो सूर्य वहीं पे प्रकाश है। इसलिए आप खोजने में, रिसर्च वाले कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चैलेंज क्या है, मेन बात पे समझिएगा। सूर्य की प्लेसमेंट ठीक कहूँगा, सूर्य की प्लेसमेंट को लेके कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा की प्लेसमेंट खराब है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, ठीक है? ना ही 1 नंबर राशि में, ना ही 3 नंबर राशि में। चंद्रमा हो रहे हैं उच्च के। मन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा उच्च का हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हासिल करना चाहता है। नक्षत्र भी तीसरे पद पे आने के कारण अपने आप को एक काफ़ी डिज़ायरफुल बना रहा है। लेकिन चंद्रमा के आगे पीछे जब कोई ग्रह नहीं होता तो चंद्रमा ये नहीं समझ पाता कि आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ। पीछे से भी कोई एनर्जी नहीं समझ में आती कि किस डायरेक्शन को लेके जाना है, और आगे जिस तरफ वो जा रहे हैं वहां भी उनको अगले 3 घरों में कोई ग्रह नहीं है। इसीलिए जो फोकस होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। केमुंद्रम दोष भंग होता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि शुक्र की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि 100% ना भी सही, फिर भी आपके केमुंद्रम दोष को काफ़ी हद तक रोकने का प्रयास तो करेगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि शुक्र विलासिता का कारक ग्रह है, चंद्रमा उच्च राशिस्थ है, तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विलासिताओं के ख्याल दे सकती है। आपने एक पीछे कमेंट लिखा था मैरिज को लेके, तो मैंने वहाँ रिप्लाई नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था क्योंकि आपने वहाँ ये लिख दिया कि आपके पार्टनर देखने में कैसे होंगे और ये सब कुछ। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये उच्च के चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है। जबकि सोचने की बात यह है कि आपके पार्टनर कैसे भी दिखते हों और कोई सी भी चीज़ हो, अगर कल को कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो क्या लुक की वजह से आप वहाँ पे छोड़ थोड़ी ना दोगे, है ना? इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए ऐसे पोजीशंस में जो चंद्रमा है, जो मन है, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि विलासिता के ख्यालों को, शुक्र वाइफ का कारक है और 7th हाउस में बैठा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक थॉटफुल बनाती है। दैट्स ओके, उसमें नेगेटिविटी नहीं कही जाएगी। लेकिन चंद्रमा ये नहीं पकड़ पाएगा कि आपको किस पाथ पे कहाँ जाना है, क्योंकि उसके आगे पीछे उसे कोई ग्रह नहीं मिल रहे, ठीक है? इस वजह से दूसरी बात कि आपके चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि और राहु की दृष्टि काउंट होगी। शनि की दृष्टि को लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप वृषभ लगन के जातक हो। वृषभ लगन के अंदर शनि योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए शनि अगर देखेंगे भी तो शुभता ही रहेगी।
शुक्र यहाँ पे लगन लॉर्ड हैं, वो देखेंगे तो भी शुभता ही रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 6th हाउस का भी लॉर्ड है। 6th हाउस के लॉर्ड के होकर अगर दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही लेकिन दुख जरूर जुड़ेगा या रोग जरूर जुड़ सकता है। इस वजह से हम अपने ख्यालों में, अपने थॉट प्रोसेस से लोगों को अपना दुश्मन बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रीजन होगा शुक्र की दृष्टि, क्योंकि वो 6th लॉर्ड भी है। दूसरी पॉजिटिव साइड तो यह है कि खुद को डेवलप करने में, क्योंकि 1st हाउस लॉर्ड है, खुद को डेवलप करने में वो बहुत ज्यादा आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। राहु की दृष्टि जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि बहुत ज़्यादा तेजी से डिजायर्स को कराने का काम करती है, तो इंसान ये नहीं सोच पाते कि सही क्या और गलत क्या। अब यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई कि सबसे बड़ी चुनौती आपको अपने मन पे कंसंट्रेट करने की होगी। अगर वो नहीं हुआ तो जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स का सामना होगा। वो कैसे, अब इसे देखिए। क्योंकि ये वृषभ लगन की कुंडली है, सबसे पहले 3 ग्रहों पे ध्यान से देख लेते हैं। शुक्र जो कि 1st लॉर्ड भी हैं और 6th लॉर्ड भी हैं। 1st लॉर्ड शुक्र 7th हाउस में बैठे हैं पार्टनरशिप्स में, और ज्यादातर फीमेल पार्टनर्स को लेके आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि शुक्र वाइफ का कारक होता है। इस पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। कारक भावनाश लागू हो सकता है ऐसी कंडीशन में। दूसरी चीज, शुक्र जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड होके क्योंकि 7th में आए हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा ऐसा जैसे कि दुश्मनी है अपने ही पार्टनर से, कई बार ऐसा भी महसूस हो सकता है। इससे भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा। 6th हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठता है वहां पे कहीं ना कुछ चुनौतियां जरूर देता है, इस वजह से ये चीज कह रहा हूं। इसके बाद शनि को ले लेते हैं। शनि जो होते हैं वो 9th और 10th लॉर्ड है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छे राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। इस कुंडली में शनि जो है वो खुद अपने आप में फंस से गए। एक तरफ केतु है 10 डिग्री के और शनि है 7 डिग्री के। केतु की मूवमेंट शनि की तरफ हो रही है, शनि की मूवमेंट केतु की तरफ हो रही है। इसको देखने के दोनों ही नजरिए हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि जब केतु शनि के साथ आता है तो इंसान को किसी भी काम में बहुत ही ज्यादा बारीकी, बहुत ज्यादा माहिर कर देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव साइड तो ये है कि शनि जब केतु के पास आ रहे होंगे तो केतु में बारीकी है और शनि में कर्म है, तो ऐसे जातक जिनका भी शनि और केतु वृषभ लगन में साथ में हो तो वह अपने काम में बहुत बारीकी से चीजों को कर सकते हैं। और ये योग 11 नंबर में बन रहा है, तो लाभ को बनाना, अर्निंग्स को बनाना, इसमें ये काफी बारीकी से काम कर सकते हैं। अगर ऐसा योग 2nd हाउस में बनता है तो भी सेविंग्स को लेकर लोगों के अंदर एक अलग सी महारत होती है, ठीक है। अपने कर्म को लेकर उसमें बारीकी होती है। अब इसका नेगेटिव साइड सुन लीजिए। इसका नेगेटिव साइड ये है कि केतु कई बार शनि को उसके कर्म के करने से रोक देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि केतु मोक्ष है, वो बोलता है मुक्ति, और शनि है कर्म। तो जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो कर्म से मुक्ति का एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जब कर्म से मुक्ति का फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो वहां पे चुनौतियां आती है। मैंने अभी तक 4-5 कुंडलियां देखी, वहां पे शनि केतु के कॉम्बिनेशंस थे। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं अगर दशाएं गलत पड़ जाएं, अगर दशाएं गलत पड़ जाए तो बेवजह के कोर्ट कचहरी के मामले भी देखने को मिले हैं। जो चलता हुआ काम है, जो चलता हुआ काम है उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न होती हुई सी देखी है, क्योंकि शनि कर्म है, केतु वहां पे उसे जब रोकने पे आते हैं तो कई बार अराउंड एज ऑफ 45-48 जब केतु के रिजल्ट्स करने के पीरियड आते हैं वहां पे वो शनि को काम करने से रोकते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इस योग में आपको पॉजिटिविटी के साथ काम ये करना है कि कोई भी काम को पकड़ के उसकी बारीकी की तरफ आगे बढ़ जाइएगा। जब पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन चल रहा हो अराउंड द एज ऑफ 45 एंड 48, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, किसी भी चीज में हड़बड़ी नहीं करना, बस ये यहाँ पे कहूंगा। उसके बाद देखिए शनि के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। इसकी वजह से भी शनि जो है वो अपने रिजल्ट्स को करते समय थोड़े से चैलेंजिंग हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रह पूरी तरीके से घिरा हुआ है। इसलिए
प्रोफेशन के अंदर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब बात करें आपके तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, तो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं वो होते हैं बुध, और बुध भी इस लगन कुंडली में सेकंड राज्यों कारक ग्रह के तौर पे देखे जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, पूर्व पुण्य के स्वामी है। बुध जो है उनकी बात करें तो वो यहाँ पे बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बुध का बैठना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह अगर राक्षसी घरों में बैठा हो, शुक्र बुध और शनि, इन तीनों के साथ ये कंडीशन लागू होती है। अगर शुक्र बुध या शनि ये ग्रह छठे, आठवें या 12वें भी बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं असुरी प्रवृत्तियां हैं, और असुरी प्रवृत्ति के ग्रह असुरी भाव में अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो जो आपका बुध है, बुध का अष्टम में बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ देखें गुरु के साथ बुध बैठे हैं, तो गुरु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो है सेकंड हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड का। दोनों के दोनों जो है 8वें घर से सडन अचानक वाली चीजों से आपको धन का लाभ दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहीं पे आपके उसमें कमेंट में लिखा था कि जो गुरु बुध का योग है वो आपको ससुराल पक्ष से, क्योंकि अष्टम भाव है, कोई सडन लाभ देता हुआ नजर आएगा। धन के मामले में ये एक वेल्थ का योग है, अष्टम में बन रहा है इसीलिए चुनौतियां आएंगी, लेकिन अष्टम में बन रहा है तो ऐसा कोई कदम मत उठा लीजिएगा कि बाद में आगे जाके शनि केतु की युति आपके ऊपर किसी तरह की सरकारी कार्रवाइयां करा दी। ठीक है, अब सूर्य और बुध का भी योग बन रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पंचम का स्वामी पूर्व पुण्य होता है, तो बुध पूर्व पुण्य है, वो पूर्व पुण्य आपको गुरु और सूर्य दोनों के फल दे रहा है। सूर्य यहाँ पे 4th हाउस लॉर्ड है, इसीलिए सुख संसाधन को देने का प्रयास करेगा और लाभ देने का भी प्रयास करेगा। अष्टम में बैठने के कारण आपको बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारे ऑक्कल्ट्स के ज्ञान देने का भी प्रयास करेगा। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। अभी इस समय आप जो दशाओं में चल रहे हो वो है राहु की दशा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप चीज को क्रॉस चेक करना। जिस समय आपके ऊपर मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा चली है, तो वो पीरियड है आपकी जिंदगी में 2007-8 का। तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा, शायद 11-12 साल की उम्र रही होगी, या 10-11-12, इतने पीरियड में क्या किसी तरीके की कोई चुनौतियों का सामना घर के अंदर हुआ है? जो पीरियड है वो है 2007 से लेकर जनवरी 2009 के बीच का, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत चुनौतियों का पीरियड कहा जा सकता है दशाओं के आधार पे। इस समय आप राहु की दशा में चल रहे हो, राहु कोशिश करेगा आपकी लाइफ को सेटल करने की। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि नवमशा के अंदर राहु और चंद्रमा एक साथ हैं, तो उस वाले फॉर्मेशन को याद रखते हुए ही बात करें। यहाँ पे देखें, ये राहु जो यहाँ बैठे हैं इसको यहाँ पे कंसिडर करना है, और केतु अपने आप यहाँ पे आएंगे। ऐसे कंडीशन में जो राहु की महादशा है इसमें चंद्रमा की अंतरदशा, शनि की अंतरदशा, केतु की अंतरदशा, ऐसी अंतरदशाएं आपके लाइफ के अंदर मैरिज भी करा सकती हैं। ठीक है, तो लाइफ को सेटल करने का जो जिम्मा है वो राहु की दशा में होगा। राहु की दशा में बेसिकली कोई ग्रह अगर नेगेटिव रिजल्ट देना भी चाहे तो इतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो वो हो सकता है केतु का, क्योंकि राहु में जब केतु का फॉर्मेशन होकर चलता है तब लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो राहु में बुध जो है वो इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, इवन दो कि आपका जो बुध है वो तारे के हिसाब से भले गलत है, लेकिन महादशा स्वामी राहु उसको रोके रखेंगे। जब राहु में केतु का पीरियड बनेगा 2025 के बाद, वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि लगन कुंडली में राहु केतु जो थे वो शनि के साथ जुड़ रहे थे, और नवमशा में भी राहु केतु जो है वो शनि के साथ जुड़ रहे हैं। तो वहां पे या तो आपके प्रोफेशन में कोई एक अच्छा राइज बनता हो जिसकी वजह से थोड़ा सा मैरिज लाइफ के अंदर दूरियां बनती हो, या फिर किसी तरीके के प्रोफेशन में कोई चुनौती आ रही है जिसका एक तरीके से असर आपके मैरिड लाइफ पे भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर बात की जाए
कि किस पीरियड में सावधान रहना है, तो 2025 से 2026 के पीरियड में थोड़ा सा सावधान रहना है आपको राहु की दशा के अंदर। जो आपके बुध हैं वो बुध अपनी ओर से पॉजिटिव ही रिजल्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए क्योंकि देखिए ओरिजिनल नवमांश के अंदर जो बुध है वो त्रिकोण में बैठे हुए, ठीक है। और इसी नवमशा में आप देखोगे तो गुरु जो है वो आपके 10th हाउस में बैठे हैं खुद की राशि के, यानी कि गुरु भी वर्गोत्तम है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कुंडली को आपके लगन कुंडली के बराबर करूं तो मैं ये कहूंगा कि गुरु आपकी कुंडली में 8वें में ही बैठे हुए हैं, इसीलिए ऑक्कल्ट की तरफ गुरु की दशा आपको खुद खींच के लेके जा सकती है, एक चीज। दूसरा, चंद्रमा की पोजीशन जो है उनके साथ राहु का बैठना ये चुनौती है, क्योंकि जब नवांशा में चंद्रमा 12 नंबर की राशि में दिख रहे हैं, वो जल तत्व की राशि है, काफी ज्यादा इमोशनल, और इमोशनल्स के साथ साथ जब राहु जुड़ेंगे तो डिजायर भी, बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल डिजायरफुल पर्सन होने के कारण आपको मैरिटल लाइफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज को मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा, सिर्फ लुक वाइज चीजों पे नहीं जाना, इमोशनल फैक्टर्स जो आपके अंदर हैं उसको यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर वो पीरियड आपको चैलेंजेस क्रिएट करने लगेगा नेचुरली। अगर कोई पीरियड आपको चैलेंज कर सकता है दशा के हिसाब से तो वो पीरियड गुरु की दशा में होगा। जब गुरु की महादशा चले और उसके अंदर आपको पीरियड दिखाई दे, मान लीजिए बुध का, उस पीरियड में आपको सतर्क रहना चाहिए। ये अभी नहीं आ रहा, ये आएगा आपके पास 2037 के आसपास। तो 2037 के पीरियड में जब ये कंडीशन बनती है तब आपकी जो एज होगी वो 41 या 42 साल के तकरीबन हो रही होगी। वहां पे आप थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहेंगे, क्योंकि 41-42 की एज के आसपास जब राहु एक्टिव होते हैं तो राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं। 12th लॉर्ड मंगल लगन कुंडली में राहु के साथ है, वो पीरियड आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। अभी आपको बाकी किसी चीज में इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई मुझसे बोले कि इस कुंडली की मेन प्रॉब्लम क्या है, तो मैं एक ही जवाब दूंगा, यहाँ पे चंद्रमा जो है उसके वजह से सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि चंद्रमा ना सिर्फ कि उच्च के हुए हैं बल्कि अकेले पड़ गए। और इस कुंडली में चंद्रमा कोई बेनेफिक प्लैनेट नहीं होता, 3rd हाउस के लॉर्ड होने के कारण उसे मैलेफिक प्लैनेट में ही काउंट किया जाता है। और जब एक मैलेफिक प्लैनेट लाइफ में उच्च का हो गया तो ऐसे कंडीशन में बेवजह का साहस पराक्रम दिखाने का प्रयास करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए इस चीज से अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा। हाँ, पॉजिटिव साइड में ये जरूर कह लेंगे कि श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी चंद्रमा उच्च राशि स्थित थे, यस थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक बचाए रखा, पॉजिटिव रखा, क्योंकि उनका चंद्रमा जो था वो अपने नक्षत्र का था। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है और एक अचानक से एंगर एग्रेशन की प्रवृत्ति को दर्शाता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने आप को शांत बनाए रखना है और चंद्रमा के ऊपर आपको फोकस करके अपना कंसंट्रेशन डेवलप करना है। वरना आप जितना चीजों में घुसोगे, अपने आप को परेशान करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ नेचुरली डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से यही कहूंगा कि अपने चंद्रमा पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, कहीं से हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, उससे ज्यादा फोकस आप अपने आप पे रखिए। अपने आप पे जितना ज्यादा भरोसा रख पाएंगे उतना ज्यादा आप पॉजिटिव राइज करोगे। और अगर आप वो चीज नहीं कर पाए तो फिर ये उच्च का चंद्रमा भटकाने का काम बहुत करता है। ऐसे कंडीशन में जब तक आप अपने मन को शांत नहीं रखोगे, आप किसी भी काम में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।